नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। दिल्ली में बुलडोजर पर छिड़ी सियासी जंग की खबर हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने फरीद उर्फ नीटू उर्फ आरिफ नाम के एक आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह अहम गिरफ्तारी की है। आरिफ पर कई मुकदमे दर्ज हैं। आज ही दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो भीड़ को उकसाने में आरिफ की अहम भूमिका। वरुण जैन ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने पहले भी बताया था कि जो जहांगीरपुरी की हिंसा थी, एक सुनी वजूद थी। अंसार ने पहले ही अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर साजिश रची थी और इलाके के कई बड़े बदमाश जो थे वो हिंसा में शामिल थे। इस पूरी हिंसा के बाद से फरीद उर्फ नीटू, जो कि इलाके का घोषित अपराधी है, कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है, ये फरार चल रहा था। पुलिस को कई ऐसे वीडियो एविडेंस हाथ में लगे थे जिससे पता चला था कि इस हिंसा में इसकी अहम भूमिका थी। जिस समय भीड़ इकट्ठा हुई थी और अपने साथियों को उकसाने में इसने एक मेजर रोल प्ले किया था। लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच, जो स्पेशल सेल की टीम हिंसा के बाद से इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये एक हिंसा के बाद दिल्ली छोड़कर फरार हो गया था। अब स्पेशल सेल की टीम ने कोलकाता से इसे गिरफ्तार किया और इसे लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब अहम गिरफ्तारियां हो रही है जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे थे। अब उनके ऊपर पुलिस का शिकंजा धीरे धीरे और भी कड़ा होता जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जैन इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और बात बुलडोजर की कर लेते हैं, जो राजधानी दिल्ली में सियासत का नया केंद्र बना हुआ है। जहांगीरपुरी के बाद बुलडोजर की चर्चा शाहीन बाग में भी खूब तेज है। लेकिन इस बीच आज एमसीडी को जसोला में अतिक्रमण पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन एमसीडी के बुलडोजर पर दिल्ली पुलिस का ब्रेक लग गया। कैसे, आप देखिए। दुकानों से फर्नीचर निकाला जा रहा है। ये फर्नीचर कहीं डिलीवर होने नहीं जा रहा है। ये फर्नीचर दुकान भी कहीं और शिफ्ट नहीं हो रही है। इस दुकान का पता है शाहीन बाग और इस हलचल के पीछे की वजह है बुलडोजर की आहट। जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चलने के बाद अटकलें लग रही हैं कि अब शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलेगा। एमसीडी ने शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने का ऐलान तो किया, लेकिन तारीख मुकर्रर नहीं की। एमसीडी का ऐलान ही इलाके में बुलडोजर का नोटिस नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर दीपक रावत जब शाहीन बाग पहुंचे तो वहां अतिक्रमण के दायरे में आने वाली दुकान खुद ही अपना बोरिया बिस्तर समेट रही थी। इस वक्त शाहीन बाग में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए, लोग जो सामान है दुकानों के बाहर उसे यहाँ से हटा रहे हैं। दरअसल एमसीडी लगातार अलग अलग इलाकों का सर्वे कर रही है और एमसीडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कवायद अब शुरू की जाएगी। तो सर्वे इन इलाकों का हो चुका है और उसके बाद अब एमसीडी कभी भी कार्रवाई कर सकती है। और इस कार्रवाई के डर से जो तमाम जो दुकानदार हैं जिनके दुकानों के बाहर ये सामान है, फर्नीचर का सामान है, उस सामान को अब ये लोग खुद ही हटा रहे हैं। इनका कहना है कि इससे पहले कि कोई कार्रवाई हो उससे पहले ये यहाँ से अपना सामान हटाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सीएए के विरोध में प्रदर्शन की पहचान बने शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी 100 दिनों से ज्यादा तक डटे रहे। लेकिन अब जब अतिक्रमण तोड़ने के लिए बुलडोजर का शोर सुनाई दे रहा है तो लोग खुद ही अलर्ट मोड में हैं। शाहीन बाग में एमसीडी ने बुलडोजर कार्रवाई की तारीख नहीं बताई, लेकिन सरिता विहार के जसोला गाँव में आज एमसीडी ने बुलडोजर की कार्रवाई का ऐलान किया था, मगर ये कार्रवाई फिलहाल टल गई है। वो कार्रवाई जो आज होनी थी वो नो फोर्स की वजह से, क्योंकि पूरी फोर्स चाहिए उसके लिए हमें, उस फोर्स की कमी की वजह से हमने ये कार्रवाई टली है। दोनों तरह के एक्शन लिए जाएंगे। बुलडोज़र भी चलेंगे जहाँ पे बुलडोज़र की ज़रूरत है, जहाँ पे कमेटी की ज़रूरत है वहाँ कमेटी भी उठाई जाएगी। दरअसल अतिक्रमण के साथ एमसीडी को पुलिस बल की भी जरूरत थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फोर्स देने से मना कर दिया और लिखित जवाब में बताया कि अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 10 दिन पहले जानकारी देनी जरूरी होती है ताकि पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराया जा सके। जिस बस्ती को कल दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सुरयान अवैध बता रहे थे, वहीं हमारे संवाददाता बिलाल अहमद पहुंचे। सरकार कह रही है कि झुग्गी को हटाएंगे, अतिक्रमण हटाएंगे, बुलडोजर से गिराएंगे। अब जो भी भाई करेगा वो तो गवर्नमेंट कर सकती है, हम तो नहीं, हम तो पुराने हैं आज के। बच्चे यहीं पैदा हुआ, हमारा तो 20 साल हो गया। यही देखो कितना बड़ा बच्चा हो गया, अब 11 साल है। इतना पुरानी झुग्गी है, जब से एक खेत भी नहीं था अम्मा के थे, उसके बाद हमारा थे। मीटर फीटर सब लगा हुआ, राशन कार्ड बना, सब चीज बना हुआ हमारे इतना पुराने जो सारा मीटर वगैरह सब। बिजली कहाँ से आती है? दिल्ली सरकार की तरफ से। हाँ, बिल आता है, पहले आता थे 250-500। बीजेपी शासित एमसीडी बुलडोजर के मुद्दे पर एक्शन में है।
तो आप बीजेपी को बुलडोजर के सदुपयोग की सलाह दे रही है। भ्रष्टाचार की जगह अगर काम किया होता तो ये कूड़े का पहाड़ नहीं खड़ा होता, और कूड़े का पहाड़ नहीं खड़ा होता तो जो अभी प्राइमरी जो रिपोर्ट मिल रही है कि जिस तरह से वहाँ पर मीथेन गैस से आग लग रही है, इसकी नौबत ही नहीं आती। बुलडोजर चलाए होते 15 साल तो ये पहाड़ नहीं खड़ा होता। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में बुलडोजर का शोर थम जाएगा, लेकिन एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी बुलडोजर को सियासी हथियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ दिल्ली से संवाददाता अहमद बिलाल की रिपोर्ट। तो ये तो बात हो गई बुलडोजर के शोर की। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी से महंगाई को लेकर जनता को निजात दिलाने के लिए राज्यों को जब मोदी ने सलाह दी, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर सियासी संग्राम मच गया। कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। सर्टिफिकेट बना रहे थे, चेहरा आपका। कोविड से जो डेथ्स हो रही थी उसमें जिम्मेदारी किसकी थी? राज्यों की थी। गले लगा करके वोट लेते हैं, वही गला दबा के वोट पर बैठ लेते हैं। महाराष्ट्र को कितना दिया, बंगाल को कितना दिया? देश के प्रधानमंत्री की एक भूमिका एक राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, ऐसी कल नहीं दिखी। पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों से गाड़ी में मीटर की सुई चढ़ने का नाम नहीं ले रही हो, लेकिन पेट्रोल डीजल की इन्हीं कीमतों का पॉलिटिकल माइलेज इतना जोरदार है कि शब्दों से भी आग बरस रही है। आज जब संवेदनशीलता की जरूरत है तो आप सियासत कर रहे हैं। आप जब वोट लेने जाएंगे तो लोगों को गले लगा के वोट लेंगे, और वैट लेंगे ऐसे संकट के समय में तो गला दबा के वैट लेंगे। ये बिल्कुल असंवेदनशील चीज़ है। मंत्री मोदी जी से मैं विनती करूंगी कि देश की जनता जूझ रही है इस समय महंगाई से, और महंगाई सब आपकी पॉलिसीज के अंतर्गत है, उस पर किसी तरीके का भेदभाव ना करें, राज्यों पे भेदभाव ना करें। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ राज्यों के नहीं हैं। पेट्रोल डीजल पर ये सियासी बाण सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, सोशल मीडिया पर भी जमकर छोड़े जा रहे हैं। मोर्चे पर खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मौजूद हैं। राहुल ने आज ट्वीट कर लिखा, बढ़ती तेल की कीमतें राज्य कसूरवार, कोयले की कमी राज्य कसूरवार, ऑक्सीजन की कमी राज्य कसूरवार। केंद्र तेल पर टैक्स का 68% हिस्सा रखता है, फिर भी पीएम जिम्मेदारी से बच रहे हैं। मोदी जी का संघवाद सहकारिता का नहीं बल्कि जोर जबरदस्ती का है। आंकड़ों से विपक्ष मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो बीजेपी भी ट्विटर पर जोड़ भाग कर तेल के टैक्स में विपक्ष की बड़ी हिस्सेदारी समझा रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर लिखा, विपक्ष शासित राज्यों में पेट्रोल की कीमत कम होती है। अगर शराब की बजाय ईंधन पर टैक्स घटाया होता, महाराष्ट्र 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 15 पैसे टैक्स वसूलता है, और कांग्रेस शासित राजस्थान 29 रुपए 10 पैसे, लेकिन बीजेपी शासित उत्तराखंड में 14 रुपए 51 पैसे और यूपी में 16 रुपए 50 पैसे ही राज्य टैक्स लगता है। विरोध तथ्य को चुनौती नहीं दे सकता। पेट्रोल डीजल के बढ़ते आंकड़ों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है, और इसकी शुरुआत कल हुई जब पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, और इसी दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए विपक्षी राज्यों को कटघरे में खड़ा किया, तो जवाब पूरब से लेकर पश्चिम और दक्षिण के सूबे से भी आ गया। खाली पेट्रोल और डीजल पे मोदी जी का इनकम हुआ है
17,3 लाख 202 करोड़ 242 करोड़। जो ऑपोजिशन स्टेट है उसको अब रुपया देते नहीं, लेते हैं। हम आ भी करते हैं तो हो जाता है चर्चा, आप कोतल भी करते हैं तो नहीं होता है बदनाम। प्रधानमंत्री जी का अलग रवैया और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में अलग रवैया। देश के प्रधानमंत्री की एक भूमिका एक राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, वैसी कल नहीं दिखी। ऐसा कहना माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव जी का है, ममता जी का है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं। सवाल इस बात का है कि आप रेट बढ़ाएं और राज्यों को कम करने की कहें, ये बात तो समझ नहीं आती। और यदि कम करना है तो शेष जो लगाए हैं, 2 साल से शेष लगा हुआ है, 4% शेष ले रहे हैं, वो राज्यों को मिलता नहीं, उसका हिस्सा नहीं मिलता। 42% एक्साइज ड्यूटी का राज्यों को देते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कभी आपने एक्साइज ड्यूटी जो 42% राज्यों को देना है वो पूरा नहीं दिया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष अपने तर्क पेश कर रहा है, लेकिन वैट न घटाने से गैर बीजेपी शासित राज्यों की राजस्व झोली कितनी भरी, इन आंकड़ों से समझ लीजिए। महाराष्ट्र ने 3472 करोड़ रुपए कमाए। दिल्ली ने सिर्फ डीजल पर वैट से 173 करोड़ रुपए कमाए। तमिलनाडु ने 2924 करोड़ रुपए वैट से बनाए। पश्चिम बंगाल को 1343 करोड़ रुपए वैट से मिले। तेलंगाना ने 1302 करोड़ रुपए कमाए। आंध्र प्रदेश ने वैट से 1371 करोड़ रुपए जोड़े। केरल के राजस्व में वैट से 1187 करोड़ रुपए बने। झारखंड ने वैट से 664 करोड़ रुपए कमाए। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम कर महंगाई की गेंद विपक्ष के खेमे में डाली है। क्या गैर बीजेपी शासित राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट कम करेंगे? तो मातृभूमि में आगे बढ़ते और बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में विधानसभा में नेता विपक्ष कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस समय की बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह को नया नेता विपक्ष बनाया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा में। हालांकि कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। पिछले दिनों जब प्रशांत किशोर को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा थी, उस समय कमलनाथ ने सवाल उठाए थे। तो क्या अब गोविंद सिंह को जो मध्य प्रदेश में नेता विपक्ष बनाया गया है, ये उसी की सजा दी गई है? ब्रजेश राजपूत मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ब्रजेश, अगर नेता विपक्ष किसी और को बनाया गया है, कमलनाथ को पद से हटाया गया है, तो क्या मायने निकाले जाएं इस खबर के? देखिए, सुगना मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से प्रदेश अध्यक्ष तो बने हुए थे, साथ में विधानसभा में उनके पास नेता प्रतिपक्ष का पद भी था। तो हर उनसे सवाल उठाए जा रहे थे कि वो 2 पद क्यों रखे, अपना काम बांट तो नहीं रहे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम बांटा जाए। तो उनसे लंबे समय से दबाव था कि वो कोई 2 पदों में से 1 पद स्वीकार करें। समझा ये भी जा रहा था कि शायद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दें और किसी नए व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, मगर अभी जो लेटर जारी हुआ है तो उसे पता लगा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया था नेता प्रतिपक्ष पद से और उस पद पर आला कमान ने उनको मंजूरी दे दी है उनको हटने की। और जो विधायक हैं गोविंद सिंह, चंबल अंचल के बड़े पुराने वरिष्ठ 5 बार के विधायक रह चुके हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह, उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। मगर कुल मिला के कमलनाथ ने अपने ऊपर से दबाव कम किया है क्योंकि अगले साल से मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अपनी इच्छा से तो वो अपना पद छोड़ेंगे नहीं। अगर पद छोड़ा है, नेता विपक्ष की भूमिका किसी और को उन्होंने दी है, तो जाहिर सी बात है कि आलाकमान का दबाव होगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर चीफ मिनिस्टर and the government for all that they have done. I dedicate my last years to help make Assam a state that recognizes and is recognized by all. और रतन टाटा ने जब ये भावुक भाषण दिया तो प्रधानमंत्री ने जमकर तालियां बजाई। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए मातृभूमि। तो चलिए सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं मातृभूमि और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से ये बड़ी खबर। अयोध्या में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के मामले को पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि 24 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझा लिया गया है।
वारदात में शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी भी जल्द गिरफ्तार होंगे। इन सभी आरोपियों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा। अयोध्या से एक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें कुछ शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में अयोध्या की 2 मस्जिदों पर बाइक सवार कुछ लोग आपत्तिजनक चीजें फेंकते हुए दिखे। मस्जिद के सामने बदमाशों ने अपशब्द लिखे कागजों को फेंका और सरकार ने सख्ती दिखाते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। 7 आरोपियों के ऊपर एनएसए लगाया जाएगा। अशांति फैलाने की कोशिश का ये पूरा मामला अयोध्या से सामने आया है और अब पुलिस का कड़ा एक्शन, सख्त एक्शन, 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत ही संगीन और दुखद घटना है, लेकिन हम लोग पूरी टीम इसको लग करके इसको वर्कआउट करेगी और जैसी बात हुई थी उस अपेक्षा के अनुरूप हमने अपेक्षा से पहले ही सही अपराधियों को पकड़ लिया और पूरी की पूरी घटना का अनावरण हुआ है और जितने लोग अपराधी हैं वो सारे लोग प्रकाश में आ गए हैं और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और उसमें जो गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी, जो सामान इस्तेमाल हुए थे, जो साजिश करता थे, वो सारे के सारे लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और जो लोग शेष हैं उनको भी हम जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। तो ये बड़ी खबर हमने आपको दिखाई अयोध्या से, जहां कुछ लोगों के द्वारा अशांति फैलाने की कोशिश की गई, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में 2 लड़के स्कूटर पर मस्जिद के सामने पहुंचे, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, गंदी बातें लिखी हुए कागजों को मस्जिद में फेंका गया। तो पुलिस ने सख्ती दिखाई है। जिस तरीके से अयोध्या का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, अयोध्या पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 आरोपियों पर एनएसए लगाया जाएगा, ये भी कहना है पुलिस का। संजय त्रिपाठी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। संजय त्रिपाठी, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा नजीर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा पेश की गई है कि अगर कोई भी किसी भी धर्म का अगर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो एनएसए लगाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शोभना, और यही जो आज उदाहरण था इसका वो अयोध्या पुलिस ने पेश किया। 24 घंटे के भीतर इस पूरी घटना को वर्कआउट कर लिया गया। कल रात 2:20 पर कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद के सामने जाकर के कुछ धर्म ग्रंथों का अपमानित कर पहले शब्द लिख करके कागज पर फेंके थे। इसके अलावा अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं को फेंका था। उसके बाद लोगों ने बड़ी समझदारी से काम लिया। मुस्लिम धर्म गुरुओं से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बात की, उन्हें समझाया और उन्हें समझ भी आया कि नहीं, वाकई कुछ लोग ऐसी हरकत करना चाहते हैं। और उसके बाद दोपहर में आज पुलिस ने मामले का पटाक्षेप करते हुए खुलासा किया। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने साफ किया कि घटना की पूरी प्लानिंग 4 दिन पहले की गई थी। दिल्ली में जहांगीरपुरी की जो घटना हुई थी उससे बिल्कुल संजय त्रिपाठी, कहीं ना कहीं योगी सरकार ये संदेश देना चाहती है कि जिस कानून व्यवस्था का हवाला देकर हमने उत्तर प्रदेश में सत्ता को एक बार फिर पाया, उस कानून व्यवस्था पर किसी तरीके की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और इसी को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है उत्तर प्रदेश में। तो बड़ी खबर, शायद संजय त्रिपाठी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। संजय, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस कानून व्यवस्था का हवाला देकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार काबिज हुई है, किसी भी तरीके की कोई ढिलाई, कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है योगी सरकार, और इसीलिए ये सख्त संदेश की कानून व्यवस्था इस सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की। बिल्कुल शोभना, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर इसी पर रहता है। कल भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की जिसमें प्रदेश भर के छोटे अधिकारियों तक को भी उन्होंने अपनी बात पहुंचाई थी और उसमें स्पष्ट कर दिया था कि कानून व्यवस्था कोई सुधार नहीं किया जाएगा। माहौल करने वालों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे गैंगस्टर ऐसी वारदातों पर जरूर लगाएंगे जिससे कि जो आरोपी हैं, जो मुलजिम हैं, उनको सबक मिले कि भविष्य में ऐसी गलतियां दोहराएं। और आज अयोध्या पुलिस ने वही एक नजीर पेश की। आनंद फानन में जिस तरह की ये पूरी संजय त्रिपाठी, क्या कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी संभव है आने वाले समय में? 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ और लोग भी शामिल थे इस तरीके से सौहार्द बिगाड़ने में? देखिए शोभना, कुल 11 लोगों के नाम इसमें सामने आए, जिनमें से 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड जो है महेश मिश्रा,
वो पुलिस के पकड़ में आ चुका है, उसको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा। 4 अन्य लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी दावा किया जा रहा है कि बहुत बिल्कुल ठीक है। संजय त्रिपाठी, मैं आऊंगी आपके पास। आपने अब से कुछ देर पहले आरोपी जो है इस पूरे मामले का, उससे बात की है, वो सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहा है। अयोध्या में जो हरकत हुई उसके मुख्य आरोपी महेश मिश्रा इस वक्त मेरे साथ में हैं। क्यों किया ये सारी हरकतें महेश? जगह जगह हिंदुत्व पे लगातार धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों द्वारा प्रहार किया जा रहा है। हिंदू सो रहा है, सोए हुए हिंदुओं को जगाने का काम ये कृत्य जरूर करेगा। सरकार अपना काम कर रही है, अगर कहीं कोई दिक्कत है, दिल्ली में भी कुछ हुआ तो आप दिल्ली से बताया गया कि इंस्पायर थे, वहाँ की वजह से किया आपने? मैं कहीं से इंस्पायर नहीं था। मैं जो भी करता हूँ अपनी मनोभावना से करता हूँ, अपनी मनोवृत्ति से करता हूँ। ये मेरी अपनी मनोवृत्ति थी, मैंने किया। इस घटना के पीछे मनोवृत्ति कहाँ से? जगह जगह हो रहे आगजनी के घटने हिंदुओं पर, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहा लगातार मुसलमानों द्वारा प्रहार, केरल में हो रहा प्रहार, ऐसे राजस्थान में मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। वहाँ की सरकार, उनको धन्यवाद देता हूँ मैं। उत्तर प्रदेश तो ये वो महेश शर्मा जिसने ये सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की और अब पुलिस की गिरफ्त में। मातृभूमि में अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से, जहां बीजेपी महिला नेता की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई थी। उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला था। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्वेता के पति, सास और ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो ये तस्वीर बीजेपी की नेता श्वेता सिंह की, जिनकी संदिग्ध हालात में मौत हुई है और बेटियों ने पिता के ऊपर आरोप लगाया है। बेटियों का कहना है कि पिता बेटा चाहते थे और इसीलिए मां को प्रताड़ित करते थे। और श्वेता की मौत के बाद उनकी बेटियों ने अपने पिता पर मां को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार दी थी। क्या कुछ कह रही हैं बेटियां, सुनिए आप। जब मैं सुबह स्कूल आई थी कल, तो मुझसे कहते हैं कि जब तुम स्कूल से वापस आओगे तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेगी। लखनऊ में भी कह रहे थे कि बांदा जाके तुम्हारी माँ को मार दूंगा। मेरी दादी, बाबा, बड़े पापा सबको जेल भिजवा। इन सब ने मेरी माँ को मार डाला, ताने मार मार के। बाबा मेरे कहते थे कि हम लोग को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाओ, सब कुछ करो, हमारी माँ को मार, तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो, उन्हें लड़का चाहिए था। उन्हें मेरी माँ को मार डाला, मेरी माँ को मार डाला। तो इन मासूम बेटियों को आपने सुना और बेटियां मां की मौत का आरोप पिता पर लगा रही हैं और बेटियों के आरोप पर मोहर लगाने वाला एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बीजेपी नेता श्वेता के पति उनके साथ मारपीट और बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक दूसरे वीडियो में श्वेता का पति धमकी देता नजर आ रहा है, देखिए आप। क्योंकि खुद तो मुझे मत कहना तुमने झापड़ा मारा। हाँ, बात करो, मुझसे दूर रह के बात करो। हाँ, चल हट। ये कौन लो, अब मैं मुंह में मार दूंगी अगर मुझे एक शब्द भी कहा गलत, मैं ऐसी मारूंगी। क्योंकि खुद तो मुझे मत कहना तुमने झापड़ा मारा। हाँ, बात करो, मुझसे दूर रह के बात करो। हाँ, चल हट। ये कौन लो, अब मैं मुंह में मार दूंगी अगर मुझे एक शब्द भी कहा गलत, मैं ऐसी मारूंगी। क्योंकि खुद गलती क्योंकि तो उसको दरवाजे में मारूंगा भी, और मेरे कैसा मैं ठाकुर हूँ तो मारूंगा। कुछ तो बताओ, पूछो। बताओ क्या कहा? बता तो सोच रही हूँ। तुमसे राजमामा ने क्या कहा है मुझे बता दो बस। बता तो सोच रही हूँ। अरे वीडियो से जेल न भेज दोगी मुझे तुम। अच्छा कर रही है, अच्छा करती है मुझे। लड़ाई झगड़ा करके उसने गलती क्योंकि तो उसको दरवाजे में मारूंगा भी। तो इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि पति पत्नी के बीच में विवाद था और इसीलिए शायद अब हत्या हुई, आत्महत्या ये तो जांच का विषय है, लेकिन विवाद इसीलिए है। और इस पूरे मामले पर बांदा के एसपी साहब का क्या कहना है वो भी सुनना जरूरी है, सुनिए आप।
एक हमारी जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच करने पर यह पता चला कि इनका एक मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा था लगातार, पति से इनका विवाद हो रहा था, जिसको लेके कई बार पंचायतें भी हुई हैं मायके और ससुराल पक्ष के बीच में, और आज भी इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जिसको लेकर काफ़ी आक्रोशित हुई और उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। और जो इनके पति हैं वो भी मौके से फरार हैं। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। बॉडी मॉर्चरी में जैसे ही तहरीर मिलेगी तुरंत एफआईआर पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रूम पे ब्लड मिला? नहीं, ऐसा कोई ब्लड नहीं मिला है। फील्ड यूनिट भी मौके पे ऐसा कोई ब्लड या अभी सुसाइड नोट अभी नहीं मिला है। और ज़्यादा हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएंगी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रणबीर इस ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रणबीर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है इस वीडियो में कि पति पत्नी के बीच में विवाद था, लेकिन पुलिस की जांच में अब क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ये हत्या है या आत्महत्या? देखिए, पुलिस ने पहले इस मामले को आत्महत्या कहा, लेकिन श्वेता के परिजनों के तहरीर के मुताबिक इसको 302 यानी कि हत्या का मामला दर्ज करके जांच आगे बढ़ा रहे हैं। इस मामले में कुल 4 आरोपी हैं। श्वेता के पति दीपक सिंह, ससुर, सास और जेठ। इन 4 आरोपियों में जो इनके पति हैं, जो प्राइमा फेसाई सबसे ज़्यादा अक्यूज दिखाई देते हैं, दीपक, वो फरार फिलहाल है और पुलिस उसकी सबसे पहले तलाश कर रही है, क्योंकि जो दीपक है उसके बारे में बताया जाता है कि सुबह से लेकर रात तक ये आदमी शराब भी पीता है और बदसलूकी भी करता है। श्वेता की 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 15 साल की, दूसरी बेटी 12 साल की। जिस बेटी ने बयान दिया, 12 साल की बेटी ने, कि मेरे स्कूल जाने के वक्त पिता ने कहा था कि तुम वापस आओगी तो माँ जिंदा नहीं मिलेगी। और आप अगर फेसबुक प्रोफाइल भी देखिए तो श्वेता ने अपने फेसबुक पर लिखा था कि घायल, शेलनी और प्रताड़ित की गई स्त्री बहुत खतरनाक होती है। तो एक दिन पहले का पोस्ट था, तो पति पत्नी में विवाद चल रहा था, लेकिन ये नौबत आ जाएगी ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। इसी वजह से फ़िलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 302 को आधार मान करके इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या हत्या का कोई एंगल है इसमें, और अगर हत्या नहीं है तो निश्चित तौर पे अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से पत्नी पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना होती थी, उसको आधार बना के अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज करके पुलिस आगे। बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर, नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर इस समय की, जेल में ही मनेगी आजम खान की ईद। आजम खान की जमानत पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि आजम की जमानत पर उसे कुछ नए तथ्य पेश करने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए तथ्यों को पेश करने के लिए कोर्ट से मोहलत मांगी है। हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी मंजूर कर ली है। अब आजम खान की जमानत पर हाईकोर्ट 4 मई को नए सिरे से सुनवाई करेगा, और क्योंकि ईद 2 मई की कही जा रही है, तो अब ये मुश्किल लग रहा है कि आजम खान जेल से ईद पर बाहर निकल पाएंगे। ईद तो इस बार आजम खान को जेल में ही मनानी होगी। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथ इतना ही। शाम 7 बजे भारत की बात में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखिए हुंकार रूबिका लियाकत के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।